लास्ट क्लास में हम क्या क्या कर चुके थे बताइए। ईएमआई चल रहा था और उसके क्वेश्चंस करे थे ईएमआई चल रहा था और उसके क्वेश्चंस करे थे और मुझसे कुछ पूछ रहा है नमनदीप। तो नमनदीप मैंने आपको लिंक शेयर करी थी आपके ग्रुप में, मैं आज वापस से शेयर कर दूंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो, है ना। कल शेयर करी थी, आज वापस से शेयर कर दूंगा, आज की क्लास के बाद फिर से शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने स्टार्ट करा था और हम ऑप्टिक्स कवर कर चुके थे। तो ऑप्टिक्स में कोई डाउट हो, सबसे पहले तो कोई क्वेश्चन वगैरह करा हो, आपने रेसेस करी हो, कुछ डाउट हो तो पहले वो पूछ लो। क्या ऑप्टिक्स में कुछ दिक्कत, ऑप्टिक्स में कोई भी डाउट? सही, सबसे पहले तो ऑप्टिक्स में कोई डाउट है क्या? सर वो एक अलग चीज पूछनी है कोई सी। हाँ बोलिए बोलिए बताइए, मैं सर वो आपको सर लिंक वो जो भी है वापस से भेज दूंगा। हाँ बोलिए। सर वो एबीसी और अभ्युदय वगैरह वो सब कब मिलेगी मतलब, और कब करना है उसे? आपको एबीसी अभ्युदय तो भेज दी ना आप लोगों के ग्रुप में, आप लोगों का जो ऑनलाइन ग्रुप है उनमें तो भेजी हुई है एबीसी और अभ्युदय अच्छा अच्छा ठीक है। ना। एबीसी और अभ्युदय तो काफी पहले भेज चुके हैं आपको यार हम, ठीक है। पहले मेंस के भी पहले भेज चुके थे आपको वो तो, है ना। चलो, तो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो हम फिर से भेज देंगे। और करना कब से स्टार्ट करना है आपको, करना है वो करो, डाउट्स पूछो, मतलब आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अभी जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, अभी तो मेरा सजेशन है कि आप लोग है ना थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो, जो जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से समझने पे ध्यान दो। एंड आफ्टरवर्ड्स फिर आप है ना एक रिवीजन के लिए अभ्युदय कर सकते हो, फिर सेकंड रिवीजन के लिए एबीसी कर सकते हो। और आपको है ना लीडर के जो जो मॉड्यूल्स मिले हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन बैंक मिली है S2 और O2 की। मतलब आपके मॉड्यूल में S1 O1 एक्सरसाइजेस है और एक मॉड्यूल जैसा मिला होगा जिसमें S2 और O2 एक्सरसाइजेस है। तो वो वाला मॉड्यूल भी आपको करना चाहिए, है ना। वो थोड़े से एडवांस लाइक क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है। चलो, इज दैट क्लियर? ओके। अब ईएमआई की रेस, ईएमआई की रेस वन, ईएमआई की रेस वन में कोई डाउट? मैंने कल आपको ईएमआई कंप्लीट करा दिया था, तो उसकी रेस वन में कुछ डाउट हो तो पहले तो वो पूछ लो। बताइए, ईएमआई की रेस वन में कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट इन ईएमआई रेस वन? बताइए, इज देयर एनी डाउट इन ईएमआई रेस वन? सर हाँ बोलिए। सर जो पहले ही क्वेश्चन है सर, उसमें सर जो मतलब फिगर बना है सर, थोड़ा उसको सर समझा दीजिए सर, वो समझ नहीं आ रहा थ्री फिगर डी जो में। बना है आपको समझा दूं, तो उसमें कुछ ऐसा दिया है, शायद एक्स वाई जेड एक्सिस दिए है और यहाँ पर एक क्यूब जैसा बनाया हुआ है ना। यहाँ पर एक क्यूब बनाया हुआ है, हाँ सर। ठीक है। और इससे शायद फ्लक्स पूछा है इसके सारे फेसेस से, है हाँ सर हाँ। ना। तो बस अब क्यूब के फेसेस से फ्लक्स बताना उसके अंदर। तो क्यूब है थ्री डायमेंशन में, मैं एक बार डायग्राम में मेरे पास ओपन भी कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं क्या डाटा वगैरह सही से बोल दूंगा बिल्कुल फिर। सर ये, और तो हो गए थे सर, वही उसी में सर, वो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, देखते हैं अपन। अच्छा, उन्होंने जो क्यूब दिया है वो बैक साइड में दिया है, मैंने उसको फ्रंट साइड में बना दिया है, वो बैक साइड में, ठीक है। कोई बात नहीं, ये जो क्यूब है इसकी साइड्स बैक, पीछे की तरफ दी है। मैंने इसको आगे की तरफ बना दी है, कोई बात नहीं, इसको पीछे की तरफ बना लो आप। ऐसा कुछ क्यूब बना के दिया उन लोगों ने, ठीक है। चलो, और ये पोजीशन x इक्वल टू 2 है, दिस पोजीशन इज x इक्वल टू 3, दिस इज x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस, और इधर हो जाएगा फिर z एक्सिस, बाहर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 4x i कैप, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में दे रखा है 4x i कैप। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है, दिख रहा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड यस की सर। डायरेक्शन सिर्फ x के अलोंग है। तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारे फेसेस से तो पैरेलल हो गई, तो उनसे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जैसे टॉप वाला फेस, इस टॉप वाले फेस का अगर आप एरिया वेक्टर देखोगे तो वो तो ऊपर की तरफ आएगा ना,
यस सर। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर के। हाँ सर। हाँ, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वाले फेज से तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यस सर। है ना। ऐसे देखेंगे तो चार फेज से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग है, तो जो फेसेस इस तरह के हैं, ये और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो फेसेस थे उनसे जीरो हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। यस सर। केवल ठीक है। दो ही फेज से फ्लक्स बचेगा जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर थे। एक तो ये वाला फेस रहेगा जिससे फ्लक्स आएगा कुछ, और एक इसके जैसे एकदम पीछे वाला, इनसे फ्लक्स आएगा। अब इन फेस का एरिया कितना है, वो एरिया देख लो। क्वेश्चन में पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्यूब कैसा है, कुछ डाटा दिया है क्या उन्होंने? हाँ, क्यूब बोला है, और देखो यहाँ पे हाइट दी है और 2 है, और ये 2 और 3 है। कुछ तो मिस्टेक है इसके अंदर। वो एरिया ही कैसे काउंट करें सर, वही ये समझ 2 है, नहीं आ ये तो साइड लेंथ 1 हो गई, है ना। ये 2 है, ये 3 है, तो साइड लेंथ 1 हो गई। इसका मतलब 1/1 ये एरिया क्या होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, और इस पोजीशन पे x = 3 है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर x = 3 पुट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड 4x i कैप थी, मैग्नेटिक फील्ड में x को अपन 3 पुट कर देंगे तो 4 × 3 i कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। सही है क्या? अब फ्लक्स के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड है 12 i कैप और एरिया 1 मीटर स्क्वायर और डायरेक्शन भी i कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा सिर्फ। 12 वेबर का फ्लक्स आ जाएगा लेफ्ट फेस से, राइट फेस से, आ रहा है। यस। और पीछे वाले फेस में देखो x = 2 है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे अपन तो इसमें x को 2 डालेंगे तो 8 आएगी, और एरिया इसका बैक साइड लेना पड़ेगा। जब उसका इधर लिया है तो इसका पीछे लेना पड़ेगा। जब भी आपके पास एक क्लोज सरफेस होती है तो क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेते हैं अपन। क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेता है, आउटसाइड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करा होगा ऐसा, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर पीछे की तरफ लेंगे अपन, तो एरिया वेक्टर आएगा वहां पे 1 × -i कैप, और मैग्नेटिक फील्ड x = 2 डालना है यहाँ पे, तो 8 आ रही है, तो पीछे वाली सरफेस से फ्लक्स आ जाएगा 8 वेबर माइनस में। तो एक फेज से आगे वाली से फ्लक्स आ रहा है 12 और पीछे वाली से आ रहा है -8। हाँ सर ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो और कुछ बताओ, और कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। नहीं, ठीक है। नहीं। तो रेस वन अपनी कंप्लीट हो गई, ऐसा मानते हैं फिर अपन। अब ईएमआई में आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने हमको 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो भी हमें समझ में आएगा। तो फैराडे ने क्या बताया था, पहला लॉ क्या था वो देखते हैं अपन, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा, जैसे ये कोई मैग्नेट ली मैंने, और इसके पास में यहाँ पर एक लूप है, एक मेटल वायर का बना हुआ लूप है, इसके अंदर एमीटर लगा दिया उन्होंने, और थोड़े से इसमें नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने के लिए बहुत सारे टर्न्स ले लिए, है ना। और इस मैग्नेट को लूप के एक्सिस के अलोंग मूव करवाया, मैग्नेट को लूप के एक्सिस के अलोंग मूव करवाया। तो उन्होंने क्या करा है, फिर से बताता हूँ। एक ना हमारे पास वायर का लूप है, जैसे कॉपर के वायर का ऐसे बहुत सारे टर्न्स का एक लूप है, और कॉपर के वायर के जो दोनों एंड्स आएंगे ना, उनके बीच में एक एमीटर जोड़ दिया जो करंट को सेंस कर सकता है। नाउ एक मैग्नेट ली, उस मैग्नेट को इसके एक्सिस के अबाउट मूव करवाया। जब उन्होंने मूव करवाया तो उन्हें ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे करंट आ रहा था। उन्होंने एम्पेयर करंट में यहाँ पे जो एमीटर लगाया हुआ उसमें देखा कि निडल में डिफ्लेक्शन हुआ। निडल में डिफ्लेक्शन होना डेफिनेटली इसका मतलब करंट आ रहा है। सो व्हेन द लूप इज हैविंग अ मैग्नेट एंड रिलेटिव मोशन इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन टू, लूप के साथ मैग्नेट थी और दोनों में कुछ रिलेटिव मोशन था, तो फैराडे को दिखा कि यहाँ पे ना कुछ इंड्यूस करंट आ रहा है, इस लूप में कुछ करंट आ रहा है। फिर उन्होंने कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कर करके देखा। उन्होंने मैग्नेट को फिक्स रखा, लूप को मूव करवाया, फिर लूप को डिफॉर्म करा, लूप का एरिया बढ़ाया, कम करा, बहुत सारे वेरिएशन कर करके देखे। तो फाइनली उन्हें कंक्लूजन समझ में आया कि एक्चुअली यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। उन्होंने जो लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है उसे चेंज करवाया है। जब लूप के पास में लेके आएंगे मैग्नेट को, देखो मैं मैग्नेट को अगर पास में लेके आऊंगा,
ये मैग्नेट है, मैग्नेट की जो नॉर्थ पोल है उससे फील्ड लाइन बाहर की तरफ इस तरह से निकलती है, ठीक है। तो मैग्नेट की फील्ड लाइन कुछ इस तरह से पास होगी लूप से, और जैसे जैसे मैग्नेट लूप के पास आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी लूप से, तो लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, उससे यहाँ पर ईएमएफ आ रहा था। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट करे तो उन्हें समझ में आया जब जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक ईएमएफ आ रहा है। बहुत सारे उन्होंने वेरिएशन करके देखे, उन्होंने मैग्नेट को फिक्स रखा, लूप को मूव करवाया, लूप को ऊपर मूव करवाया, नीचे मूव करवाया, लूप को घुमाया, तरह तरह के वेरिएशन करके देखे। उन्हें फाइनली समझ में आया whenever there is change of magnetic flux then there is some induced EMF। अब भाई किसी लूप में करंट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है करंट आने के लिए चाहिए होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको अपन बैटरी से देते हैं नॉर्मली, पर यहाँ कोई बैटरी तो लगा ही नहीं फिर भी करंट आ रहा है। तो लूप में कोई ईएमएफ है, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ है, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है जिसने करंट को फ्लो करवाया। तो यहाँ से फेराडे ने अपना फर्स्ट स्टेटमेंट दिया उनके लॉस का। क्या ये समझ में आया कि क्या हो रहा था यहाँ? यस सर। चलो तो लिखिए फेराडेस के लॉ का पहला स्टेटमेंट, when there is change of magnetic flux, when there is change of magnetic flux associated with a loop, then there is induced EMF, developed in the loop। लूप में कुछ इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कुछ इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। एंड इफ लूप इज कंप्लीट एंड कंडक्टिंग, अगर लूप पूरा हो और वो कंडक्ट कर सकता हो, ठीक है, then there is induced current in the loop। तो उन्हें पता चला कि अगर लूप को कंप्लीट हो, उसमें करंट आ सकता हो तो करंट आ जाता है। तो करंट मतलब अगर मैं यहाँ पे वायर को कट कर दूंगा तो करंट नहीं आएगा, है ना। करंट आने के लिए लूप कंप्लीट होना कंपल्शन है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ स्टिल ईएमएफ तो आता है, वो ईएमएफ करंट को प्रोड्यूस नहीं करा पाता है पर ईएमएफ तो आता है। तो मेन फैराडे ने हमें बताया कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब ईएमएफ आएगा, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेटमेंट दिया। क्या ये क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर? रिप्लाई करिए यस और नो, आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए वेरी गुड, है ना। तो 2 बच्चों का रिप्लाई आया मेरे पास, बाकी बच्चे? यस सर। यस, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा अपन ने, फेराडे ने क्या बताया था। अब सेकंड स्टेटमेंट, पहले पॉइंट में उन्होंने बताया कि इंड्यूस ईएमएफ कब आता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ आता है। फिर कितना आता है ये सेकंड स्टेटमेंट से बता दिया। लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to rate of change of magnetic flux with time। rate of change of magnetic flux with time, the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux with time। देखो उन्होंने तो बताया था कि प्रोपोर्शनल होता है EMF प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, पर हमने फिर डायमेंशंस वगैरह हमने कुछ ऐसा सेट कर दिया, चीजों को ऐसा डिफाइन कर दिया कि इक्वल ही हो गया। वो डिफाइन ही ऐसे कर दिया हमने चीजों को कि इक्वल आ गया है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आना चाहिए वो 1 हो गया। तो हमारे लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा d∅dt के। तो पहला लॉ से उन्होंने बताया कि कब कब आता है ईएमएफ, दूसरे से बता दिया कितना आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर आता है, ठीक है। डायरेक्शन नहीं पता चली थी, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी ये नहीं पता चली थी। ईएमएफ की डायरेक्शन बताने के लिए तीसरा लेंज ने एक लॉ दे दिया। ये फेराडे लॉ नहीं है, ये पहले 2 लॉ तो फेराडेज लॉ है। दिस इज फेराडेज लॉ, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। और लेंज लॉ अलग है, फेराडे ने दिया था लेंज लॉ। ये बताता है कि ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट
the direction of induced EMF is such that it opposes rate of change of flux. It opposes rate of change of flux. The direction of induced EMF is such that it opposes rate of change of flux. इसका मतलब अगर आप फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं तो इंड्यूस ईएमएफ उसे कम करना चाहेगा, अगर आप फ्लक्स को कम कर रहे हैं तो इंड्यूस ईएमएफ उसे बढ़ाना चाहेगा। आप जो करोगे उसका उल्टा होगा। आप अगर फ्लक्स को बढ़ाओगे तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसा कुछ करेगा कि फ्लक्स कम हो जाए, और अगर आप फ्लक्स कम करोगे तो इसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये लिखो ये अच्छे से जो मैंने स्टेटमेंट कहा। इफ वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स then induced current or induced EMF tries to decrease it, and if we are trying to decreasing the magnetic flux then induced current tries to increase it. अगर आप फ्लक्स बढ़ाते हो तो कम होने की कोशिश करेगा इंड्यूस करंट, और फ्लक्स को कम करोगे तो इंड्यूस करंट उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लिखो ये खुद से अच्छे से। चलिए, तो अब हमें ये पता चल गया, फैराडे ने हमें बताया कि कब आएगा इंड्यूस ईएमएफ, फैराडे ने बता दिया कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा, वो लेंज लॉ से पता चल गया। इन तीनों को कंबाइन करके अब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले सिंपल से क्वेश्चन से कुछ शुरुआत करता हूं मैं। एक सिंपल से क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं। मान लीजिए यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस क्रॉस मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एंड देयर इज अ स्क्वायर लूप, एक स्क्वायर शेप का यहाँ पे लूप है, स्क्वायर शेप का यहाँ पे लूप है ना। मैग्नेटिक फील्ड काफी बड़े रीजन में है और स्क्वायर शेप का यहाँ पे लूप है। देखो, इस स्क्वायर लूप को मैं यहाँ पे मूव करवाऊं विद इन द रीजन, इसे ऐसे घुमाने लग जाऊं मैं, इसको मैं ट्रेवल कराऊं यहाँ पर, तो बताओ इसमें ईएमएफ आएगा? अगर इस स्क्वायर लूप को मैं यहीं पे ट्रेवल करवाऊं, क्या इसमें ईएमएफ आएगा? ये क्रॉस क्रॉस बता रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, उसको क्रॉस से शो करा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब स्क्वायर लूप को मैं ट्रेवल करा रहा हूं यहाँ पे, ऐसे इसको मूव करवा रहा हूँ, तो क्या इसमें ईएमएफ आएगा? नहीं आएगा। नो सर। क्यों नहीं आएगा सर क्योंकि सर फील्ड सब में फ्लक्स सेम है चेंज ना, भी होगा ना। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। सब जगह सेम आएगा, बिल्कुल सही, हमेशा फील्ड इनटू एरिया सेम आने वाला है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इस बाउंड्री तक थी, मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू केवल इस बाउंड्री तक थी, और लूप ट्रेवल करते 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 यहाँ तक लाया, उसके बाद इसको बाहर निकालने लग गया। लूप पहले यहाँ तक लाया, फिर लूप को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो ईएमएफ आएगा क्या? सर आएगा। आएगा? यस सर आएगा। ये लूप ट्रेवल करते करते यहाँ तक आ गया है और धीरे धीरे अब बाहर जा रहा है, तो इसमें ईएमएफ आएगा। यस, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ है L, 20 स्पीड से लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड B थी, ठीक है, इसकी लेंथ है L, 20 स्पीड से लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड B थी, तो किसी जनरल टाइम पे ये लेंथ सपोज x थी, तो इसमें कितना फ्लक्स होगा लिख सकते हैं क्या अपन? फ्लक्स कितना होगा लिख सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ। लिख तो सकते हैं। हाँ तो लिखो, जल्दी से बताओ। फ्लक्स हो जाएगा एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, कितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ये एरिया क्या होगा, L इंटू एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बस अब ईएमएफ का कोई मैग्नीट्यूड पूछे, आपने बताया ईएमएफ आएगा, कितना आएगा वो भी बता सकते हैं। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, v और l तो दोनों कांस्टेंट है, इसमें x चेंज होगा, v स्पीड से जा रहा है तो dx/dt को v लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड तो माइनस में आएगा उसका, मतलब dx/dt तो नेगेटिव आएगा, पर मैग्नीट्यूड उसका v लिख सकता हूँ मैं। तो देखो ईएमएफ कितना आया वो भी बता दिया अपन ने, आ रहा है क्या समझ में? आपने फैराडे के फर्स्ट लॉ से मुझे बताया कि कब ईएमएफ आएगा, कितना आएगा फैराडे के सेकंड लॉ से बता दिया। अब मैं पूछूं डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, अगर मैं पूछूं डायरेक्शन क्या आएगी, तो देखो फील्ड किस डायरेक्शन में थी, अंदर की तरफ। जब भी डायरेक्शन पता करना हो ना तो हमेशा पहले देखना चाहिए कि फ्लक्स किधर था,
फ्लक्स अंदर की तरफ था, और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वो देखो। दूसरा पॉइंट देखो कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, और क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज। तो अंदर का फ्लक्स कम हो रहा है, उसे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए ऐसे करंट लाना पड़ेगा ना, क्लॉकवाइज। करंट इधर की तरफ तुम्हें फ्लक्स चाहिए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो करंट ऐसा प्रोड्यूस होना चाहिए राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल में अगर थंब की डायरेक्शन में तुम्हें फील्ड चाहिए तो उंगलियों की डायरेक्शन में करंट घुमाना पड़ेगा। करंट ऐसा घूमेगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो अंदर का फ्लक्स बनाने के लिए तुम्हें करंट ऐसा लाना पड़ेगा। तो इंड्यूस करंट इस तरह से आना चाहिए, ये होना चाहिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। क्या है समझ में आई बात? हमने हाँ, इंड्यूस सर। करंट की डायरेक्शन भी बता दी, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ से हमने बताया कब फ्लक्स आएगा, कब ईएमएफ आएगा, दूसरे से अपन ने ईएमएफ निकाल दिया, तीसरे से डायरेक्शन भी बता दिया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं अपन, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो, तो एक ही क्वेश्चन देखा अपन ने, और क्वेश्चन देखते हैं अब, और क्वेश्चन देखते हैं, मैं हटा रहा हूं ये, और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम समझ चुके हैं लेंज लॉ क्या होता है, तो क्यों ना ईएमएफ की डायरेक्शन के साथ लिख दे उसे। जब ईएमएफ को विद डायरेक्शन लिखना चाहिए तो हम यहाँ माइनस लगा के लिख देते हैं डी फाई बाई डी टी। ये माइनस साइन जो लगाया है हमने, ये इंडिकेट करने के लिए लगाया है कि ईएमएफ ऐसा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करे। विथ डायरेक्शन यहाँ माइनस साइन लगा दिया जाता है ना। तो एक हमारी स्टैंडर्ड है कि अपन माइनस लगा के अपोजिशन को समझाते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन मैंने दे दी आपको, 4t² माइनस 6t प्लस 2 वेबर। एक लूप है, उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी मैंने टाइम के साथ इक्वेशन दे दी, उसकी टाइम के साथ इक्वेशन दे दी, ठीक है। फाइंड ईएमएफ इन लूप एट t इक्वल टू 0। पहले तो t इक्वल टू 0 पे ईएमएफ कितना है ये बताओ। दूसरा पॉइंट, एवरेज ईएमएफ, लूप में एवरेज ईएमएफ क्या आएगा इन ड्यूरेशन ऑफ t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरे पार्ट में पूछा है एवरेज ईएमएफ, तो दो चीजें पूछी क्वेश्चन में, एक तो ईएमएफ पूछा है एट t इक्वल टू 0, दूसरा पूछा है एवरेज ईएमएफ। करो एक बार आप ट्राई। This is flux associated, magnetic flux associated with a loop, magnetic flux associated with a loop, उसकी इक्वेशन दे दी है। चलो, तो मेरे पास जवाब आ गया, कई बच्चों का आ रहा है, वेरी गुड। मैं भी बताता हूँ कैसे करें। पहले पार्ट में ईएमएफ पूछा है ना, एट t इक्वल टू 0। तो किसी भी टाइम पे ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी विथ साइन, देखो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है ये, तो माइनस लगा के डी फाई बाई डी टी करो, डिफरेंशिएशन आपको आता है तो ये हो जाएगा 8t माइनस 6, और बाहर माइनस लगाना पड़ेगा ड्यू टू द साइन। हमें जो डेफिनेशन है लेंज लॉ की उसके हिसाब से ईएमएफ ऐसा होता है कि अपोजिशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का, तो उसके लिए बाहर माइनस साइन लगाया। तो ये तो पहले ईएमएफ निकाला मैंने। अब इसमें t इक्वल टू 0 पे पूछा है, तो इसमें t को 0 डाल दो, तो ईएमएफ आ जाएगा फिर हमारे पास, t को 0 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, सिर्फ 6, और वोल्ट में बोल देंगे, ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 6 वोल्ट। दूसरे पार्ट में 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड का एवरेज ईएमएफ पूछा है। एवरेज ईएमएफ कैसे निकाले, एवरेज ईएमएफ जैसे आपने पढ़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद टाइम है ना, तो अपन एवरेज के लिए क्या करेंगे, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, इस तरह से कर देंगे।
फ्लक्स बड़े इंटरवल में कितना चेंज हुआ है डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है। तो टोटल फ्लक्स का चेंज कैसे लिखेंगे, फ्लक्स की तो इक्वेशन पता है ना। तो फाइनल 2 सेकंड में फ्लक्स कितना है, इसमें t को 2 पुट कर दो, 2 पुट करेंगे तो ये 4 4 16 माइनस 12 प्लस 2, ये फाइनल फ्लक्स हुआ। ठीक है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, इनिशियल t इक्वल टू 0 पे, तो उसमें t को 0 पुट करो तो ओनली 2 आएगा, या चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल इज 2 माइनस 0। तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल, इससे आ जाएगा एवरेज ईएमएफ। कितना हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 16 माइनस 12 इट विल बी 4, बाहर माइनस साइन है तो -4 बाय 2 करेंगे तो -2, तो आंसर आ गया -2। वेरी गुड, कई बच्चों का जवाब सही आया था मेरे पास। तीसरा पार्ट, इफ रेजिस्टेंस इन लूप इज 5 ओम, लूप में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना 5 ओम का, देन इंड्यूस्ड करंट in it at t equal to 10 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड में इंड्यूस करंट कितना आएगा। आपको मैंने बता दिया कि लूप में 5 ओम का रेजिस्टेंस था, तो उसमें करंट कितना आएगा t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, करो करंट बताओ। 0.2 एम्पियर। चलो चेक कर लेते, 10 सेकेंड में पूछा है तो पहले तो 10 सेकेंड पे ईएमएफ निकालना पड़ेगा, वही ईएमएफ की इक्वेशन, उसमें t को 10 डाल देते, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 6, 80 माइनस 6 कितना हो जाएगा 74, और माइनस का साइन तो -74 डिवाइड बाय 5 कर दो, अब 74 बाय 5 कर दो, यू विल गेट योर आंसर, है ना भाई। ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस कर देंगे ना, रेजिस्टेंस 5 ओम है तो 5 से डिवाइड कर दो, आ रहा है ये। इज दिस क्लियर? बताओ समझ में आया कि नहीं, बच्चे बोल रहे यस, ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, एक स्पेस में हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। और हमने क्या करा, उस स्पेस में हमारे पास एक लूप था, मान लो एक स्क्वायर शेप का लूप था जिसका एरिया था ए, इसका एरिया था ए। इस स्क्वायर शेप के लूप को मैंने घुमा दिया 180 डिग्री से, इस डायमीटर के इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया 180 डिग्री से, स्क्वायर शेप के लूप को मैंने उसके एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से घुमा दिया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? उसका जो डायमीटर है उसके अबाउट 180 डिग्री से घुमा दिया, तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा। मान लो मैंने घुमाने में लिया है टाइम, एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने बी दे दी है आपको, उसकी वैल्यू दे देता हूं मैं आपको 4 टेस्ला, और एरिया आपको मैंने दे दिया 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। घुमाने में जो टाइम लिया मैंने वो लिया 2 सेकेंड, तो बताओ इसमें एवरेज ईएमएफ कितना आएगा, एवरेज ईएमएफ कितना आएगा, करिए ट्राई, लूप में एवरेज ईएमएफ कितना आएगा, करिए ट्राई। वेबर। चलो देखते हैं अपन, बाकी सबको भी करने दीजिए। देखो अगला क्वेश्चन, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसमें करंट आई है वेरिएबल, उसकी इक्वेशन दी है मैंने I0 sin ओमेगा टी,
उसके पास में लूप रखा हुआ है, साइड लेंथ है, हाइट h और करंट इसमें वेरिएबल है। तो बताओ उसमें ईएमएफ कितना आ रहा होगा? ये लूप में कितना ईएमएफ आएगा? ये वाला क्वेश्चन करते हैं जब तक एवरेज ईएमएफ पूछा था। अभी जब लूप अपन ने इस तरह से रखा है, मान लो लूप का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, मान लो इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है। जब इसे 180 डिग्री से घुमा देंगे, जब इसको 180 डिग्री से घुमा देंगे तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आ जाएगा ना। अभी एरिया वेक्टर नीचे है, 180 डिग्री से घुमाया तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स होगा वो बिल्कुल अपोजिट साइन का हो जाएगा। अभी एरिया मैंने मान लिया फील्ड के अलॉन्ग है, तो इनिशियल फ्लक्स वो लिखोगे b इंटू एरिया, फिर घूमने के बाद फाइनल फ्लक्स वो हो जाएगा -b इंटू एरिया, बिकॉज बिल्कुल एरिया वेक्टर उल्टा हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में? इज दिस पॉइंट क्लियर? बस अब एवरेज ईएमएफ के लिए क्या करेंगे, वो होगा माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। टाइम लगाता है 2 सेकेंड। अभी डेल्टा टी लिख देता हूँ। तो देखो ये माइनस ऑफ बी है, माइनस बी है, माइनस 2b और बाहर का माइनस 2b हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी। वैल्यू रख दो, b4 है, एरिया भी सॉरी हाँ b4 दिया है, एरिया भी 4 दिया है और टाइम इंटरवल 2 सेकेंड दिया था। सॉल्व करो 16 वोल्ट आ जाएगा ये, ठीक है 16 वोल्ट। चलो ये हो गया है। अगर तो ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला हो गया है तो वो वाला करिए क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करिए। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिया था मैंने, उसमें करंट वेरिएबल दे दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसके पास में लूप रख दिया है। इस लूप से फ्लक्स अभी पिछली क्लास में कैलकुलेट करा था अपन ने, तो फ्लक्स आपको निकालते आता है और फ्लक्स आ गया, ये में पूछा है तो डिफरेंशिएट करने का काम बचा रहेगा। करो जल्दी। तो हो जाना चाहिए था ये वाला क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर। सर कर रहे। कर रहे हो? जल्दी करो। सर आ गया क्या? चलो यहाँ जो फ्लक्स आता है लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट करा था, तो फ्लक्स आ रहा था म्यू नॉट बाय 2 पाई करंट इन द वायर, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू इसका एरिया में h इनटू स्ट्रिप की लेंथ dx करी थी, फिर इंटीग्रेट करा था तो आ गया था मेरे पास ln ऑफ l प्लस a अपॉन l। याद करो लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट करा था, शायद यही आता है फ्लक्स। सही है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स आया था ये। और इसमें जो करंट है ना, अच्छा म्यू नॉट बाय 2 पाई नहीं सिर्फ पाई होता था, म्यू नॉट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की फील्ड म्यू नॉट आई बाय पाई 4, अच्छा 2 पाई आती है सॉरी, ठीक है। देखो यही था ना फॉर्मूला, लास्ट क्लास में करा था। ठीक है, इसमें जो करंट है वो देखो वेरिएबल दिया है, आई की वैल्यू क्या दी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पीछे लिख देता हूँ साइन ओमेगा टी। करंट की वैल्यू मैंने जो दी है वो डाल दी।
अब फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं हम, क्योंकि करंट बदल रहा है देखो टाइम के साथ, उससे ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं माइनस लगा के, तो माइनस म्यू नॉट आई नॉट एच बाई 2 पाई, ये लॉग वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो एक ओमेगा बाहर लगा दो बस यहाँ पे, तो ये आ गया आंसर। बस मैंने फ्लक्स लास्ट क्लास में बताया था आपको, उसमें जो करंट है उसको मैंने वेरिएबल फॉर्म में लिखा है और डिफरेंशिएट करके ईएमएफ आ गया है। क्या ये समझ में आया आपको? देखिए अच्छे से, कोई भी डाउट है क्या इसमें? देखिए अच्छे से, कुछ डाउट हो तो बताइए। क्लियर है तो फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस स्क्वायर लूप को घुमा रहे हैं अपन, इसके डायमीटर क्या होगा? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसे घुमाया जा रहा है, इसके डायमीटर क्या होगा? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है बी, ईएमएफ पूछा है जनरल टाइम टी पे, जनरल टाइम पे बताना है आपको, और इसमें नंबर ऑफ टर्न भी दे दिया मैंने, n टर्न से। करो ये वाला कुछ करिए। ये हो जाए तो उधर वाला क्वेश्चन करना है, वहां पे मैंने बदल दिया। देखो क्वेश्चन, लूप को 20 फीट से लेके जा रहे थे अपन, 20 फीट से मूव करा रहे थे, तो बताओ अब कितना ईएमएफ आएगा? ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, ये भी करो, पहले ये करो उसके बाद वो करो। चलो एक और क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे, विशिष्ट का आंसर भी आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो हम भी करते हैं। ये जो मैंने लूप दिया था उसको जब घुमा रहे होंगे आप, तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो घूमेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड दी मैग्नेटिक फील्ड, और जो लूप का एरिया वेक्टर है वो भी अपन ने नीचे लिया था। अब लूप को घुमाएंगे तो उसका एरिया वेक्टर घूमेगा। अगर मैं इसको साइड से दिखाऊं, इस साइड से दिखाऊं, यहाँ साइड से देखने पे दिखाऊं, तो ये लूप हमें दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा नीचे की तरफ दिख रहा होगा। मैंने इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ लिया था ना, तो यहाँ नीचे से देखने पे एरिया वेक्टर ऐसे नीचे दिखेगा, और जब मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा तो साइड से देखने पे वो एंगुलर वेलोसिटी मुझे इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ दिए क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे नीचे की तरफ दिए। जब ये घूमेगा तो इसका एरिया वेक्टर घूम जाएगा। थोड़ी देर में जब ये लूप घूम के सपोज कुछ ऐसा हो गया तो उसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगल रोटेटेड शुड बी ओमेगा टी। अब मैग्नेटिक फील्ड से एरिया का एंगल ओमेगा टी हो गया, तो फ्लक्स जो होगा उसे लिखेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू दोनों के बीच का एंगल का कॉस। देखो ये समझ में आ रहा है क्या? फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू दोनों के बीच का एंगल का कॉस, है ना, बी ए कॉस थीटा। और क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न दिए तो टोटल फ्लक्स के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्न भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये फ्लक्स होगा लूप से,
पहले तो फ्लक्स समझिए अच्छे से सभी बच्चे। किसी जनरल टाइम पे फ्लक्स क्या होगा पहले तो ये समझिए। क्या ये समझ में आया अच्छे से आपको? जनरल टाइम पे लूप से फ्लक्स क्या होगा? बताइए सब। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। चलो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है यस, वेरी गुड। तो फ्लक्स तो आ गया, फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दो, ईएमएफ आ जाएगा। फिर साइन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, यहाँ भी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एन बी ए कॉस का डिफरेंशिएशन ओमेगा टाइम साइन ओमेगा टी, ये आंसर आ जाएगा फाइन ईएमएफ का। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ईएमएफ का। देखिए अच्छे से समझिए, और ये हो जाए तो फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था वो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो करिए। करिए ट्राई। क्या कर दिया था इस क्वेश्चन में मैंने बोला लूप को हम मूव कराने लग गए v स्पीड से। तो v स्पीड से जब मूव कराएंगे तो ये डिस्टेंस चेंज होगी ना l, दिस l विल नॉट बी अ कांस्टेंट, दिस l विल बी अ वेरिएबल। बस अब l वेरिएबल है तो l के लिए डिफरेंशिएट कर देना, करंट तो कांस्टेंट हो जाएगा, करंट तो आई दिया हुआ है, करंट कांस्टेंट, बस अब l के साथ डिफरेंशिएशन होगा। सो ईएमएफ शुड बी माइनस d पाई बाय dt। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सारे कांस्टेंट पहले तो बाहर लिखो, म्यू नॉट आई h बाय 2 पाई। अब वेरिएबल सिर्फ l है, l को डिफरेंशिएट करना है तो पहले l देखो लॉग के अंदर है, तो उसको एक काम करता हूँ log m माइनस log n कर देता हूँ ताकि डिफरेंशिएशन आसान हो जाए। log m माइनस log n कर दिया है ना, इसको ऐसा लिख दिया मैंने log ऑफ a प्लस l माइनस log ऑफ l। अब डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा, log x का होता है 1/x, तो आ जाएगा 1/a प्लस l माइनस 1/l, और फिर l का डिफरेंशिएशन dl बाय dt, उसको v लिख सकते हो भाई चेन रूल से। पहले इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, उसको कर दिया, फिर l का भी तो करना पड़ेगा ना dl बाय dt, क्योंकि मेरे को तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, dl बाय dt को भी लिख देंगे अपन। क्या ये समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन कैसे करा मैंने? बताइए, क्या अच्छे से क्लियर हो रहा है? यस सर। और माइनस साइन था वो भी लगा लो। तो बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, यू विल गेट योर आंसर, है ना, इसको थोड़ा अरेंज करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अब मुझे बता सकते हो क्या इस लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? ये जो लूप में मूव करवाना हो ना, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या आएगी बताओ? व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप? व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप? क्लॉकवाइज। देखते, वायर में करंट ऊपर था, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड आएगी, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड आएगी, और जैसे जैसे लूप दूर जा रहा है वायर की फील्ड वीक होती जाएगी, वायर की फील्ड उसके पास में स्ट्रांग होती है, दूर जाएंगे तो वीक होती है, तो अंदर की फील्ड कम हो रही है, लूप दूर जा रहा है तो ये अंदर वाली फील्ड कम हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इनटू द बोर्ड है, और वो कम हो रही है कि बढ़ रही है? तो डिक्रीज हो रही है। जो फील्ड डिक्रीज हो रही है उसे सपोर्ट करने के लिए आपको उसी की डायरेक्शन में फ्लक्स बनाना पड़ेगा, तो ऐसा करंट चाहिए आपको, क्लॉकवाइज करंट लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट आ रहा है, क्या समझ में आया इंड्यूस करंट की डायरेक्शन? फिर से सुनो, मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले देखा कि फ्लक्स की डायरेक्शन किधर है, किस डायरेक्शन में फ्लक्स है, तो ड्यू टू दिस वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, so flux is into the board,
दूसरी चीज मैंने देखी को इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। नाउ लूप इज गोइंग अवे, सो वायर की फील्ड वीक हो रही होगी, फील्ड वीक हो रही है मतलब फ्लक्स वीक हो रहा है, फ्लक्स धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो व्हेन फ्लक्स इज डिक्रीजिंग यू नीड टू सपोर्ट इट, आपको उससे सपोर्ट करना है, उसे बढ़ाना है। तो उसी डायरेक्शन में फ्लक्स बनाने के लिए ऐसा करंट आना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल से फ्लक्स की डायरेक्शन में उंगली को रखो तो उंगली की डायरेक्शन में करंट आना चाहिए। तो ऐसा हमने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखी। आप एक और चीज देखो, आपने पढ़ा है ईएमआई सॉरी मैं एमईसी पढ़ा है, दो वायर में करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये स्ट्रेट वायर इस लूप को अट्रैक्ट कर रहा होगा, स्ट्रेट वायर इस लूप को अट्रैक्ट कर रहा होगा। देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस टू वायर। आ रहा है समझ में? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा वायर पे। ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्स आपको दूर ले जाने का अपोजिशन फील होगा। जो इंड्यूस करंट आता है वो ऐसा ही आना चाहिए कि आपको अपोजिशन फील हो। आप अगर फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो फ्लक्स चेंज का अपोजिशन फील हो। तो इंड्यूस करंट देखो ऐसे ही आ रहा है कि आप दूर ले जा रहे हो तो उसका अपोजिशन फील हो रहा है। इज दिस क्लियर? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, यस वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया था मैंने। एक मेरे पास बड़ा सा लूप है, एक छोटा लूप है और दोनों का एक्सिस सेम है। मेरे पास दो कोएक्सियल लूप है, दो ऐसे लूप है जो एक ही एक्सिस के है, मतलब एक बड़ा लूप और छोटा लूप, एक्सिस सेम है इनका। बड़े लूप में करंट दिखाया मैंने, बड़े लूप की रेडियस बी है, छोटे लूप की रेडियस ए है। छोटे लूप में कोई करंट नहीं दिखाया, छोटे लूप को 20 फीट से मूव कराया जा रहा है। रेडियस ऑफ बिग लूप इज वेरी लार्ज देन रेडियस ऑफ स्मॉल लूप, ये दिया है आपको क्वेश्चन, ठीक है। यू नीड टू फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्मॉलर लूप। छोटा लूप जब मूव कर रहा होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? करिए ट्राई, करिए ट्राई। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा छोटे लूप में? करिए ट्राई। चलिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन जो दिया है मैंने उसका आंसर। क्या एक लूप की वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड याद है कितनी होती है? लूप की वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, यस सर, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2 उसकी पावर। तो मेरे को ऐसा देखो ये याद है, म्यू नॉट बाय 4 पाई
2i into area of the loop upon r, ये डिस्टेंस उन्होंने l दी है, इसको चलो x लिख देता हूं मैं, आपको x के टर्म में याद है तो x स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर की पावर 3/2, ये फील्ड होती है। और इसका रेडियस बहुत छोटी सी है, a बहुत छोटा है, तो मैं मान सकता हूँ ये फील्ड कांस्टेंट है इसके एरिया पे। तो जो फ्लक्स हो जाएगा ना, फ्लक्स, उसको b इंटू छोटे लूप का एरिया कर देना, यह आ जाएगा फ्लक्स। और फिर इसमें चेंज कौन हो रहा है, जैसे जैसे छोटा लूप दूर जाएगा x चेंज होगा, तो ईएमएफ के लिए d∅dt करना, तो उसमें x चेंज हो रहा होगा, है ना। तो बेसिकली हो जाएगा d∅dx, x के साथ इसका डिफरेंशिएशन इनटू dx/dt, एंड dx/dt शुड बी स्पीड, तो d∅dx इनटू स्पीड, ये आ जाएगा आंसर। तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखना और उसको x के साथ डिफरेंशिएट करके यहाँ रख देना इनटू स्पीड, ये आपको दे देगा इंड्यूस ईएमएफ। आ रहा है समझ में? चलो, अब डिफरेंशिएशन करने का काम आपको आता है यार, आपने मैथ पढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है डिफरेंशिएशन तो कर पाओगे, याद है क्या? बताइए, डिफरेंशिएशन कर लोगे? यार वेरी गुड, है ना। अब कुछ छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताया आपको। इंड्यूस करंट हम कैसे निकालते हैं, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, जो भी इंड्यूस ईएमएफ आया है उसे लूप का रेजिस्टेंस जो भी है उससे डिवाइड कर दो। अब ईएमएफ को लिखते थे d∅dt, और जो करंट होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq/dt। अगर q चार्ज फ्लो हो रहा है dt टाइम में, तो dq/dt से अपन करंट लिखते हैं। ये dt को मैं कैंसिल करके ऐसा लिख सकता हूँ ना, dq इक्वल टू -1/r d∅। जो छोटा सा चार्ज का फ्लो होगा वो छोटे से चेंज इन फ्लक्स की वजह से होगा। मेरे को टोटल चार्ज फ्लो निकालना है, तो थोड़े से चार्ज फ्लो का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज फ्लो, इधर चेंज इन फ्लक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। छोटा सा चेंज इन फ्लक्स इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चेंज इन फ्लक्स। तो यहां से समझ में आ रहा है कि जो भी चार्ज फ्लो होता है ड्यू टू फ्लक्स चेंज, जो भी चार्ज फ्लो होता है ड्यू टू फ्लक्स चेंज, उसको लिख सकते हैं फ्लक्स का चेंज अपॉन रेजिस्टेंस, उसको फ्लक्स का चेंज अपॉन रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। फ्लक्स का चेंज अपॉन रेजिस्टेंस आपको चार्ज फ्लो दे देगा। क्या समझ में आ रहा है? इस कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जब आप रेस सॉल्व करोगे ना तो इसमें मिलेंगे क्वेश्चन आपको। वो बोल देंगे कि कोई लूप रखा था मैग्नेटिक फील्ड में, उसको कुछ कर दिया जिससे फ्लक्स का चेंज हो गया, तो इससे कितना चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज फ्लो के लिए फ्लक्स का चेंज देखो कितना है और उसको लूप के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। अच्छा, कभी कभी वो चार्ज का फ्लो कितना हो वो दे देते हैं, लूप को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। एक टाइप का गैल्वेनोमीटर होता है बीजी, मतलब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। वो क्या करता है, वो चार्ज का फ्लो मेजर करता है। नॉर्मल गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करते हैं ना, ये चार्ज फ्लो मेजर करता है। आपको इसकी रीडिंग बता देगी चार्ज फ्लो कितना हुआ था, तो आपको चार्ज फ्लो मिल सकता है गैल्वेनोमीटर से, और उसकी हेल्प से आप फिर बता सकते हो कि कितना फ्लक्स चेंज हुआ है ना, या फिर रेजिस्टेंस पूछा तो वो निकाल सकते हो। समझे? तो आप जब रेस सॉल्व करोगे तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में फिर मुझे बताओ, ये जो छोटा लूप मैं दूर लेके जा रहा हूँ, तो इसमें इंड्यूस करंट अगर इसका रेजिस्टेंस पता हो तो लिख सकते हैं ना, कितना होगा इंड्यूस करंट, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, करंट की डायरेक्शन क्या आएगी बताइए, स्मॉलर लूप में करंट की डायरेक्शन क्या आने वाली है? जो बिग लूप की है वही आ जाएगी। फिर से बोलो। लूप की है वही आ जाएगी डायरेक्शन। बिल्कुल सही। सेम क्यों आएगी? क्योंकि वो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, मतलब कि तो वो उसी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वो आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को वैसे ही क्रिएट करना चाहेगा। हाँ, मतलब ऐसा होगा कि भाई जब करंट सेम आएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा तभी तो लूप के दूर जाने का अपोजिशन होगा। बिल्कुल सही, लूप के दूर जाने का अपोजिशन होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो मान लो मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टिंग लूप है एंड देयर इज अ बार मैग्नेट अबव इट, और बार मैग्नेट में इसकी तरफ लेके आ रहा हूं। ये कंडक्टिंग लूप है जिसकी ये साइड बाहर की तरफ है, हम ऊपर से ही देख रहे हैं, यहां से देखा जा रहा है, ये हमारी आईज है, हम यहां से देख रहे हैं। बार मैग्नेट नीचे की तरफ आ रही है, इस कंडक्टिंग लूप में जो इंड्यूस करंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा करंट। देखो, नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जाती है,
नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है ना, और अभी नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो फील्ड इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने का अपोजिशन होना चाहिए, तो नीचे की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, अपोजिशन के लिए उल्टी फील्ड बनाओगे, अपोजिट फील्ड बनाओगे तो करंट कुछ ऐसा आना चाहिए, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आना चाहिए, अभी जो मैंने राइट हैंड से दिखाया आपको। तो ऊपर से देखने पे आपको करंट ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखने पे करंट किस तरह से दिख रहा है, क्या बोल देंगे ऐसा करंट, एंटी क्लॉकवाइज, सही है। इसको ऊपर से देखेंगे, ये लूप को अगर ऊपर से दिखाओ तो ऐसा कुछ दिख रहा है, उसमें करंट की डायरेक्शन कुछ ये है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरी चीज, एंटी क्लॉकवाइज जो करंट है, ये देखिए नॉर्थ पोल जैसा करंट है, एक एन बना के एन के कॉर्नर पे एरो बना दो, तो उसी एरो की डायरेक्शन में करंट है ना, इसका मतलब ये लूप है ना नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, ये लूप नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, तभी नॉर्थ पोल का आने का अपोजिशन कर पाएगा ना। जब लूप के अंदर भी नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा तो नॉर्थ पोल में रिपल्शन होगा और ये आने का अपोजिशन कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? आने का अपोजिशन, बार मैग्नेट को पास में ला रहे, पास में लाने का अपोजिशन कैसे कर सकता है, जब ये लूप भी नॉर्थ पोल जैसा क्रिएट हो जाए, नॉर्थ पोल बन जाए, तो नॉर्थ में रिपल्शन होगा और अपोजिशन हो जाएगा। समझ रहे हो? इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, सभी बच्चे बता रहे हैं मुझे यस, वेरी गुड, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लेंस लॉ पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से कैसा दिखेगा वो लूप, अपन को नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करते दिखेगा कि साउथ पोल वगैरह, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं अपन। ईएमआई चैप्टर को बहुत ज्यादा बाकी सब चैप्टर से भी अपन मिक्स कर सकते हैं, तो मिक्सिंग का एक एग्जांपल देखते हैं अपन। मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस था एंड दो कंडक्टिंग रेल्स है, दीज आर कंडक्टिंग रेल्स and there is uniform magnetic field into the board, there is uniform magnetic field into the board के अंदर uniform magnetic field है B, ठीक है, and a rod is placed over the conducting ring, ये कंडक्टिंग रेल्स है, उन पर रॉड रखी हुई है और कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करना है, रेजिस्टेंस इज R और ये रॉड को V स्पीड से पुल करा जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, रॉड को कांस्टेंट स्पीड से हम पुल कर रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट दे दी मैंने रॉड की, ठीक है, रॉड की स्पीड कांस्टेंट दे दी। तो बताओ इस लूप में अगर मैं इसे कांस्टेंट स्पीड से पुल कर रहा हूं तो पहली चीज तो कितना इंड्यूस करंट आएगा ये बताना है, दूसरी चीज मुझे पावर क्या लगानी पड़ रही होगी, या पहले पूछता हूँ कि फोर्स नीडेड टू पुल रॉड को पुल करने के लिए फोर्स क्या लगेगा, और तीसरी चीज मुझे पावर क्या लगानी पड़ेगी, करो ट्राई। और ग्रेविटी नहीं मानना, ग्रेविटी इज एब्सेंट, ग्रेविटी मत सोचिएगा, ठीक है, रॉड कंडक्टिंग है और वो रेल से कनेक्टेड है, करिए ट्राई, मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये 2 मिनट्स जल्दी से करके बताइए।
चलो अभिषेक का आंसर आ रहा है मेरे पास। पहले तो देखो v स्पीड कांस्टेंट थी, सो ये जो हमारा जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की रॉड की इस रेजिस्टेंस की एंड से डिस्टेंस जो होगी वेरिएबल होगी और कांस्टेंट स्पीड से चेंज होगी, है कांस्टेंट रेट से चेंज होगी। दिस dx by dt शुड बी v। द टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लीजिए l थी, मैंने दिया नहीं था, आप ले सकते हो, l है वो, तो जो एरिया हो जाएगा ये वो x इंटू एल लिखोगे, तो फ्लक्स लिखोगे b इंटू एक्स इंटू एल, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, वो हो जाएगा बी एल और dx by dt को v डाल देना। तो ये तो अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन भी पहले करा था। क्या पॉइंट क्लियर? चलो अभिषेक के तो सारे आंसर आ गए, वेरी गुड अभिषेक। यस सर आ गए। फिर सेकंड पार्ट पूछा है फोर्स नीडेड टू पुल द रॉड। अब देखो रॉड में जो वेलोसिटी है उसकी वजह से यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जैसे से रॉड उधर जाएगी एरिया बढ़ेगा, तो अंदर का ये वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, उसे अपोज करना है, ऐसा उल्टा करंट आना चाहिए। तो करंट ऐसा आना चाहिए इसके अंदर, इंड्यूस करंट कुछ इस तरह से आएगा रॉड के अंदर, और जो इंड्यूस करंट आएगा उसकी वजह से रॉड पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा रॉड पे, BIL पढ़ा होगा अभी एमएससी में आपने। तो BIL मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा रॉड पे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगेगी रॉड पे? BIL, आई को पुट कर दीजिए, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो ईएमएफ को, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, करंट हो जाएगा, BIL फोर्स आ गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, तुम्हें भी तो इतने फोर्स लगाना पड़ेगा ना, अगर आप सेम फोर्स लगाओगे तभी तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, तो आपको एक्सटर्नली भी सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। योर एक्सटर्नल फोर्स नीडेड to maintain the speed of rod should be equal to this magnetic field force, and this should be equal to b square l square v by r। क्या ये समझ में आ रहा है? बताइए सभी बच्चे, इज दिस क्लियर? चलो सभी का आंसर आ ही रहा था, तो सभी को आ ही रहा है डेफिनेटली। तो एफ एक्सटर्नल आ गया हमारे पास। अब सेकंड थर्ड पार्ट में पूछा है पावर क्या देना पड़ेगी आपको, पावर गिवन टू द रॉड, पावर कितनी देना पड़ेगी? तो पावर को लिख सकते हैं फोर्स गिवन इनटू वेलोसिटी। पावर हो जाएगा जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और जिस स्पीड से रॉड मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी कर सकते हैं, इनटू v कर दो, तो b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r आएगा। ये पावर आ गई। अच्छा अगर मैं पूछता रेजिस्टेंस में पावर क्या डेवलप हो रही है, तो कैसे निकालते? सर्किट में रेजिस्टेंस है ना, उसमें पावर कितनी डेवलप हो रही है वो निकालना होता, तो वो कैसे निकालते? सर आई स्क्वायर आर। पावर इन रेजिस्टेंस वो आई स्क्वायर आर कर देते आप, वेरी गुड। कितना करंट है सर्किट में? इंड्यूस करंट लिखा हुआ था ना अपन ने, ये रहा BLV बाय आर, तो आई स्क्वायर आर कर दो, BLV बाय आर ये इंड्यूस करंट, इसका स्क्वायर इंटू आर करो, तो देखो क्या आ रहा है, b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय आर। इंटरेस्टिंगली दिस इज सेम एज द पावर गिवन बाय यू। आप जितनी पावर दे रहे हो वही रेजिस्टेंस में डेवलप हो रही है, दिखा आपको? The power supplied by you is equal to the power developed in resistance. Actually, this is because of energy conservation. आप लेंज लॉ जो है ना, वो बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ही आया है। अगर हमें लूप को एरिया चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, मान लो कि इंड्यूस करंट अपोजिशन नहीं करता, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, कोई पावर नहीं देना पड़ती, और आप बिना पावर दिए फिर करंट डेवलप करा पाते, ऐसा हो नहीं सकता। तो लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अगर आप फ्लक्स चेंज करना चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा, और आप काम करोगे उसी वजह से इंड्यूस करंट आएगा, और उसी वजह से अंदर सर्किट के अंदर पावर डेवलप होगी। तो आपका ही काम यहाँ पे पावर में डेवलप होकर सर्किट के अंदर एनर्जी में डेवलप होकर आ रहा है। इज दिस क्लियर? द मैकेनिकल वर्क डन बाय यू इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं अपन। चलो अभी जो मैंने रॉड वाला क्वेश्चन दिया ना, इसके कई वेरिएशन भी होते हैं। जैसे अभी मैंने रॉड को कांस्टेंट स्पीड से पुल करा था, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैंने रॉड को स्पीड दे दी और छोड़ दिया, रॉड को स्पीड दे दी v नॉट एट t इक्वल टू 0 एंड रिलीज्ड। t इक्वल टू 0 पे रॉड को v नॉट स्पीड दे दी और छोड़ दिया, तो अब रॉड की स्पीड है ना कांस्टेंट नहीं रहेगी, बदलेगी।
तो आपको बताना है स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको बताना है रॉड की स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Now you need to tell me speed of rod is a function of time. करो ट्राई। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी केस से। तो एक एग्जांपल दिया मैंने, रॉड की स्पीड पूछ ली एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करिए ट्राई। क्वेश्चन क्या है समझ लो अच्छे से। t इक्वल टू 0 पे रॉड को स्पीड देती थी v0 और उसको v0 स्पीड देकर रिलीज कर दिया। कोई ग्रेविटी फ्रिक्शन तो है ही नहीं। अब रॉड की स्पीड बताना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करो। और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने तो स्पीड देख के छोड़ दिया है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ट्राई करिए जल्दी से। हरीश का कुछ रिप्लाई, कुछ मैसेज आ रहा है। बेटा यार देखो, हम तो मुझे भी मतलब है ना ऑफलाइन ही ज्यादा अच्छा लगा था। ठीक है, अभी ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट हो गई थी तो यार हमें तो आदत ही वैसे पढ़ाने की है। और उसमें एक चीज अच्छी रहती है कि बच्चे का चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि उसे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से हम उसको एड्रेस कर सकते थे उस प्रॉब्लम्स को। तो अब जब तक आप नहीं बताओगे यहाँ हम कर नहीं सकते कुछ। तो ऑनलाइन की ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखो अब गवर्नमेंट का रूल जो है वो तो वही करना पड़ेगा, है ना। अब क्लासेस गवर्नमेंट ने कराई बंद, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते अपन। ठीक है, हाँ ऑनलाइन को और अच्छे से कर सकते हैं हम। तो उसके लिए ना आपको कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक्स फॉलो करना चाहिए। क्लास को जो ब्रेक दिया है ना आपको 15-15 मिनट, वो साइंटिफिकली दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि रैंडम बस 15 मिनट दे दिया आपको। आप जब क्लास एंड होती है और दूसरी क्लास चालू होती है, इसके बीच में मोबाइल मत देखो। इसके बीच में घर के बाहर चले जाओ, विंडो से देखो और कोई दूर की चीज को देखने की कोशिश करो। कोई दूर की चीज को देखो तो आपकी आंखें रिलैक्स हो जाएगी, या आंखें बंद करके बैठ जाओ। ठीक है, 5 मिनट बहुत दूर की चीजों को देखो, बाहर थोड़ा सा टहल लो, 5-1 मिनट पानी वानी पी लो, वॉशरूम चले जाओ, है ना। उसके बाद आके थोड़ा शांति से बैठो, मोबाइल मत देखो। और जब क्लास चालू हो एग्जैक्टली उसी टाइम पे लॉग इन करके फिर क्लास अटेंड करो। ड्यूरिंग द क्लास ट्राई टू क्लोज योर आईज आफ्टर ईच सम टाइम। थोड़ी थोड़ी देर में आंखें बंद कर लिया करो, पलक झपकाओ बार बार, है ना, ब्लिंक करो आईज। तो उससे थोड़ा सा है ना आपका कॉन्सेंट्रेशन सही रहता है। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे घर में कोई विंडो है, विंडो के बाहर थोड़ा सा देख लो, फिर वापस से आ जाओ। बस एक झलक देखना है फिर वापस आना है। जैसे अभी मैंने करा कि बाहर एक विंडो है मेरे पास, तो उसको देखा मैंने फिर वापस आ गया। तो बस इतना सा करना है आपको, तो आंखें रिलैक्स रहेगी। ठीक है, अब जो आपकी प्रॉब्लम है आंखों में दर्द होना जो भी है बेटा, ये तो अपन को इसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना। और ऑफलाइन क्लास अब देखो, कोरोना केसेस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, इंडिया में 50,000 केसेस आने लग गए, एमपी में कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा अपन को, इसका तो कुछ और अल्टरनेट है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो बी वाइज, थोड़ा सा पेशेंटली, थोड़ा सा समझदारी से चीजें करो। और क्लास के बीच में ब्रेक यार अपने इतने इतने, तो उसमें रिलैक्स हो, है ना। और कोई गेम वेम खेलने का काम मत करो यार, है ना। पबजी वबजी खेलना है सब बंद कर दो बिल्कुल, पढ़ाई पे ध्यान दो बिल्कुल। ठीक है, चलो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, पर अब मैं भी क्या कर सकता हूँ यार इसके अंदर। ठीक है, अपन जो कर सकते हैं वो करें, अपने हाथ में जो है। चलिए, तो देख ये क्वेश्चन ट्राई करा। यस सर, आया आंसर कुछ। आ गया, चलो वेरी गुड। अब देखो करा क्या है क्वेश्चन में, हमने रॉड को स्पीड प्रोवाइड कर दिए t इक्वल टू 0 पे और रिलीज कर दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो फोर्स लग रहा है ना उस पर, मैग्नेटिक फील्ड का तो फोर्स आएगा ना। मान लो किसी समय रॉड की स्पीड है, तो रॉड में ईएमएफ फिर से वही आएगा। किसी समय स्पीड v है तो ईएमएफ आ जाएगा VLV।
तो करंट होगा BLV बाय आर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अभी भी लगेगा रॉड पे, वो हो जाएगा BIL, तो B²L² V बाय आर। अच्छा, ये फोर्स को रोकने वाला तो है नहीं, तो इस फोर्स की वजह से रॉड का एक रिटार्डेशन होगा। फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, तो एक माइनस साइन भी लगा सकते हो आप। सो फिलहाल माइनस नहीं लगा रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो MA हो जाएगा B²L² V बाय आर। ये अपने पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। m उधर डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल गई। अब दिस एक्सेलरेशन शुड बी माइनस dv बाय dt। एक्सेलरेशन को माइनस dv बाय dt लिख सकते हैं अपन। एक्सेलरेशन को काइनेमेटिक्स में पढ़ा है अपन ने। अब एक्सेलरेशन क्योंकि अपोजिट है वेलोसिटी की, इसलिए माइनस dv बाय dt लिख रहा हूं मैं। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, v यहां ले जाओ, dt यहां लाओ, इंटीग्रेट कर दो, तो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगी, है ना। माइनस dv अपॉन v लेके आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, और dt वहां भेज देते हैं ऊपर। तो B²L² बाय mr इंटू dt। ठीक है, बस अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, t इक्वल टू 0 से t टाइम तक, और वेलोसिटी शुरू में v0 थी, किसी जनरल टाइम पे v हो गई है, ऐसा माना है मैंने। इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। dv बाय v का ln भी आएगा, लिमिट लगाएंगे तो ln v बाय v0 आएगा, बाहर माइनस साइन है उसको मैं इधर भेज रहा हूँ, माइनस B²L² बाय mr। ये माइनस मैंने इस साइड से यहाँ भेज दिया, ठीक है, इंटू dt का इंटीग्रेशन t। अब वो e की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए इसे, तो v आ जाएगा v0 e टू द पावर माइनस B²L² बाय mr इंटू t। ये आ गई अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन, स्पीड की इक्वेशन। तो हमने रॉड को यहाँ पे स्पीड देके रिलीज कर दिया था, उसकी स्पीड धीरे धीरे चेंज होगी, उसकी इक्वेशन आ गई। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं हम। आई थिंक ये इक्वेशन देखी है आपने, है ना। आपने RC सर्किट पढ़ा होगा, तो वहां पे कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग में ऐसी इक्वेशन आती है, कुछ वैसी इक्वेशन है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी कम होगी, शुरू में v0 और धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। तो ऐसा कुछ हमारी इक्वेशन आ रही है। इज दिस क्लियर? क्या समझ में आ रहा है? सर इस तरीके के क्वेश्चंस में मतलब बेसिक अप्रोच क्या लगाएंगे कि मतलब कभी भी कह दिया कि ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम में, तो क्या टारगेट रहेगा अपना, क्या कैसे क्या करना? जो चीज वेरिएबल है, पहले तो जैसे वेलोसिटी पूछी अपन को क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ रॉड पूछे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको स्पीड का रेट ऑफ चेंज क्या होगा पहले तो ये सोचना चाहिए। कोई चीज वेरिएबल है तो वो बदल रही होगी, कौन गवर्न कर रहा है उसे, वो फाइंड करने की कोशिश करो। स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए, किसी जनरल टाइम की स्पीड के लिए आप जनरल टाइम की पोजीशन निकाल सकते हो या एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो जो क्वेश्चन में दिया है उन चीजों से देखो कि हम क्या फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था आपको, उसमें मैंने फोर्सेस वगैरह निकलवाए थे, तो वहां आपको पता था कि इससे फोर्स लगता है, फोर्स लगेगा और आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो रिटार्ड होगी रॉड, रिटार्ड होगी तो रिटार्डेशन निकाल सकते थे, और रिटार्डेशन आ गया मतलब एक्सेलरेशन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या वेलोसिटी का फंक्शन है एक्सेलरेशन, तो काइनेमेटिक्स पढ़ा है अपन ने। फिर तो एक्सेलरेशन जब v का फंक्शन हो तो फिर इंटीग्रेट करके अपन निकाल सकते हैं v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक हमें है सर। समझना पड़ेगा क्वेश्चन देख के। मतलब बेसिक अप्रोच यही है कि क्वेश्चन एनालाइज करो और उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, वो इक्वेशंस बनाओ, उससे हो जाता है क्वेश्चन। चलो, आई होप कि अब थोड़ा क्लियर है ये। सो इस पे और भी कई क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो मैंने देखो यहाँ कोई ईएमएफ नहीं लगाया, अब मैं ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ पे एक बैटरी लगा के सर्किट को स्विच ऑन करता, तो बैटरी लगाने से अपने आप ही करंट आता, उससे अपने आप ही रॉड मूव करने लगती। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना। देखो मैं बताता हूँ, यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी और मैंने कोई भी वेलोसिटी वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करी थी रॉड को। ठीक है, मैंने कोई वेलोसिटी वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करी थी रॉड को, है ना। बस यहाँ पर एक स्विच है और स्विच को t इक्वल टू 0 पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये स्विच है, ये यहाँ पे देखो एक स्विच है और स्विच को t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर रहा हूँ। तो जैसे स्विच क्लोज करूंगा बैटरी की वजह से करंट आएगा, और करंट आएगा तो रॉड को करंट आया रॉड में तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगने लगेगा, और फोर्स लगने लगेगा तो उससे रॉड मूव करने लगेगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इन दैट केस रॉड की वेलोसिटी पूछ सकते हैं, स्पीड पूछ सकते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मान लो ये ईएमएफ ई लगाया था, अब ये भी ट्राई करना है ना, ये भी करके लाना। तो ये मैंने होमवर्क के लिए दिया आपको, ये करके लाइएगा। और आप आगे के 2 रेस और कर सकते हो, तो ईएमआई की 2 रेस और करके लाइएगा।
नेक्स्ट क्लास में ईएमआई की 2 रेस वर्क करके लाइएगा। चलिए, इज दिस क्लियर? सर हाँ सर, ईएमआई की रेस से पहले रे ऑप्टिक्स की ओवन कर सकते हैं। हाँ बेटा करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर ईएमआई मेरे हिसाब से तो रेस साथ साथ में करो, ऑप्टिक्स भी करो आप, प्लस ईएमआई भी साथ साथ करो। ईएमआई अगर तुम पेंडिंग रखोगे ईएमआई को तो फिर ज्यादा समझ नहीं आएगा, फिर बाद में ईएमआई में बहुत दिक्कत आएगी। तो ईएमआई को साथ साथ कर लीजिए और जो जो डाउट आए साथ साथ पूछ लीजिए, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा हमेशा। चलिए ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, बाय।